हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस कंप्यूटर के वो सभी 40 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। 1 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ, जहां पेपर देखने के बाद कुछ कैंडिडेट्स तो बहुत खुश हुए, कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत कम पढ़ रखा था वो यहां पर निराश हुए क्योंकि यहां पर जो 40 क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हैं। मॉडरेट उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है और टफ उनके लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिन्होंने कंप्यूटर को लाइटली ले लिया। तो यहां पर कंप्यूटर को लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर को हल्के में लिया तो ये आपके मार्क्स को हल्का करने में जरा सी भी देरी नहीं लगाएगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन करने के लिए जो समय है वो भी बहुत कम देना होता है। लगभग लगभग 10 मिनट के समय में 40 क्वेश्चन को निपटाना और इससे कम समय में 40 क्वेश्चन को निपटाना एक चैलेंज वाला टास्क था। यहां पे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वही 40 क्वेश्चन जिन 40 क्वेश्चंस ने कैंडिडेट को बेहद परेशान किया, वही 40 ऑप्शंस जिनको देखकर कैंडिडेट कंफ्यूज हुए। अब ये मत कहिएगा कि सर आपको वो 40 क्वेश्चन मिले कैसे और आपको वो 40 के 40 ऑप्शंस भी कैसे मिल गए। तो मिल गए, बस आप सिर्फ और सिर्फ इस सेशन पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। तो बहुत ही जबरदस्त ये सेशन रहने वाला है। पूरे 40 क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर यही पेपर आपको मिला होता तो आप 40 में से कितना स्कोर कर पाते। ये रहा आज का सेशन। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। लेकिन इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि अगर कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स आप तलाश रहे थे आरबीआई असिस्टेंट के लिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 लेवल के लिए, तो यही एक ऐसा कोर्स है जो वादा करता है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने का। यानी एक बार अगर आपने इन सारे वीडियोस को देख लिया, पीडीएफ से रिवाइज कर लिया, जो मॉक टेस्ट मैंने यहां पर दिए हैं वो आपने कर लिए, तो ये गारंटी है कि 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। कोई दूसरी वीडियो नहीं, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं, सिर्फ यही सेशंस आपको देखने हैं जो मैंने इस कोर्स में आपको करवाए हैं। कैसे आप जुड़ सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से और फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं इस बेस्ट कोर्स से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। कोई कोर्स रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 40 क्वेश्चन कौन से रहे जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम में पूछे गए। इससे भी पहले प्रीवियस सेशन में एक हमने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड दस्तावेज में मार्जिन का प्रकार नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत आंसर भी दे रहे थे इसका। एमएस वर्ड में कौन सा मार्जिन नहीं है? राइट, टॉप, सेंटर, लेफ्ट या नन ऑफ दीज। राइट होता है। टॉप क्या ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ी जाती है? बिल्कुल, टॉप भी सही है। सेंटर बीच में कोई मार्जिन नहीं होती, सेंटर कोई मार्जिन नहीं है। लेफ्ट भी मार्जिन है। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन सा मार्जिन नहीं है? सेंटर मार्जिन नहीं है। तो एमएस वर्ड में जो मार्जिन होती हैं वो कितनी होती हैं एक बार ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड के केस में जो मार्जिन है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर मार्जिन होती है। गटर मार्जिन आप लोग जानते हैं कि बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन छोड़ी जाती है प्रिंटिंग के दौरान उसे बोलते हैं गटर मार्जिन। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर,
ये होते हैं आपके मार्जिन के टाइप्स। नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन रहा आज के सेशन का जो एग्जाम में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं। पढ़िए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इनको। डैश आर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंड डू नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपोगेट। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है और प्रचार करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम या मानव सहायता की आवश्यकता नहीं है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने आप काम करता है, स्टैंड अलोन है और इससे किसी भी तरीके की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ये क्या है? ट्रोजन, वायरस, स्पैम, वॉर्म या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा वॉर्म, जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है और ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होती। दैट इज कॉल्ड वॉर्म। नेक्स्ट, a network dash is a node that broadcast data to every computer or ethernet based device connected to it। एक नेटवर्क डैश एक नोड है जो डेटा को हर कंप्यूटर या उससे जुड़े ईथरनेट आधारित डिवाइस पर प्रसारित करता है। इसका मतलब कि आपको एक ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने वाली डिवाइस हब है। सो द करेक्ट आंसर इज हब। कभी भी क्वेश्चन में ब्रॉडकास्ट दिया हो, नेटवर्क के बारे में बात हो, ईथरनेट बेस्ड डिवाइस के बारे में बात हो, तो आंसर क्या होगा? हब इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए और करिए। इफ यू प्रेस डैश एंड डैश सेवरल टाइम्स then you can continuously switch tab in your browser। यदि आप डैश और डैश को कई बार दबाते हैं तो आप अपने ब्राउजर में लगातार टैब स्विच कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्राउजर में कंट्रोल टी की मदद से बहुत टैब ओपन किए जा सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से टैब को बंद किया जा सकता है, लेकिन टैब में स्विच करने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब का। कंट्रोल टैब की मदद से हम टैब 1 से टैब 2, टैब 2 से टैब 3, टैब 3 से टैब 4 अलग अलग टैब में स्विच कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं टैब को। वेरी गुड। नेक्स्ट, अमंग दीज विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत आसान क्वेश्चन। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल या ए प्लस? सी, सी प्लस प्लस, जावा और कोबोल ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ए प्लस कोई भी लैंग्वेज नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज ए प्लस। दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस which was founded in 1996। डैश पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में स्थापित किया गया था। सोच के बताइए, पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस का नाम क्या है? बिल्कुल सही, और आप जानते हैं ये है हॉटमेल, जिसका नाम बदल के अब MS आउटलुक कर दिया गया है क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। तो इसका नाम क्या है गाइस? हॉटमेल पहली ईमेल सर्विस थी जिसे सबीर भाटिया जी के द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था और आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया मिस्टर सबीर भाटिया से और इसका नाम रख दिया outlook.com, MS आउटलुक। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ malware that hides on your device, secretly recording information and tracking your online activity। डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो आपके डिवाइस पर छिप जाता है, गुप्त रूप से जानकारी रिकॉर्ड करता है और आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करता है। इस तरीके के मैलवेयर को क्या बोलते हैं? फिशिंग, स्मिशिंग, रैंसमवेयर
स्पाईवेयर या ट्रोजन हॉर्स? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा स्पाईवेयर। स्पाई मतलब होता है छुप कर किसी भी चीज को देखना, मॉनिटर करना और इंफॉर्मेशन को लेकर किसी तीसरे पर्सन को दे देना। तो यानी ये क्या है, एक मैलवेयर का टाइप है जो हमारी डिवाइस पर छिपकर काम करता है, जानकारी को रिकॉर्ड करता है और किसी दूसरे को वो जानकारी दे देता है। ये काम होता है स्पाईवेयर का। नेक्स्ट, which of the following is the interface used to connect a printer to a computer? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस एक प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं पहले के समय में प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता था जिस इंटरफेस के द्वारा, वो था पैरेलल पोर्ट, है ना, पैरेलल इंटरफेस या पैरेलल पोर्ट। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस, पैरेलल पोर्ट या पैरेलल इंटरफेस बिल्कुल करेक्ट होगा प्रिंटर के केस में। जबकि सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है माउस, कीबोर्ड जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है यूएसबी के द्वारा, यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा। आजकल के समय में ना तो सीरियल पोर्ट का यूज होता है ना ही पैरेलल पोर्ट का, क्योंकि इन दोनों की जगह पर जो पोर्ट है वो है यूएसबी। अजय जी ने बनाया है ये पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, जो कि भारतीय मूल के इंसान है ना, भारतीय मूल के पर्सनालिटी है। नेक्स्ट, डैश लाइन अंडर a MS Word 2019 indicate मिस स्पेलिंग? MS Word 2019 के अंतर्गत डैश लाइन गलत स्पेलिंग को दर्शाती है। अगर गलत हो गई स्पेलिंग तो ऐसी कौन सी लाइन है जो MS Word के डॉक्यूमेंट में आएगी? ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड या फिर पिंक? बिल्कुल सही, स्पेलिंग एरर के केस में आंसर होगा रेड लाइन। अगर कोई स्पेलिंग एरर होती है, मिस स्पेलिंग होती है, तो रेड लाइन से इसको शो किया जाता है। जैसे आई एम एक्सीडिंगली, स्पेलिंग गलत हो गई, रेड लाइन से हो गया। ग्रीन लाइन आती है ग्रामेटिकल एरर के लिए। अगर कोई ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर आई, ग्रामेटिकल एरर अगर आ गई, तो यहां पर ग्रीन लाइन आ जाएगी। और ब्लू लाइन आती है कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर के लिए, यानी यहां पर स्पेलिंग तो सही है लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ गलत है। तो डियर, है ना, यहां पर DEAR आना चाहिए, लेकिन क्या लिखा गया, DEER। तो ये कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर है जिसको यहां पर कई बार ब्लू लाइन से इंडिकेट किया जाता है। तो हम लोग समझ गए, ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल के लिए, स्पेलिंग एरर के केस में रेड लाइन, और ब्लू लाइन कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर के केस में। क्लियर है? वेरी गुड। स्पेलिंग, ग्रामर, thesaurus are found under which tab in MS Word 2019? MS Word 2019 में स्पेलिंग, ग्रामर, thesaurus किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं? बताइए। thesaurus मतलब एंटोनिम और सिनोनिम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज होता है। स्पेलिंग, ग्रामर और thesaurus होम पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू या रेफरेंस? करेक्ट आंसर होगा रिव्यू टैब के अंदर आते हैं ये तीनों। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रिव्यू टैब। जैसे ही हम MS वर्ड में रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर, thesaurus, वर्ड काउंट, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, लैंग्वेज जैसे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिव्यू टैब। नेक्स्ट, a dash is an electronic signal from an external hardware device that indicate it needs attention from the operating system. बाहरी हार्डवेयर डिवाइस से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो इंगित करता है कि इसे OS से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि हम कंप्यूटर में कोई
बहुत काम की चीज कर रहे थे। सपोज करिए हम MS एक्सेल पर काम कर रहे थे और करते करते अचानक से एक पॉपअप आया कि आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को चार्जिंग से कनेक्ट कर लीजिए। ये क्या है? इंटरप्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट क्या है एक बार फिर से समझिए। Interrupt is an electronic signal from an external hardware device that indicate it need attention from the operating system। यानी सारा काम छोड़कर सबसे पहले इस पर अटेंशन दीजिए, ये बहुत अर्जेंट है। जैसे कई बार हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलर्ट करता है कि कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई वायरस है और इसके लिए एंटीवायरस को इंस्टॉल करिए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज देता है। वैसे ही पावर डाउन होने पर भी हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे लैपटॉप में या पीसी में जो मैसेज आता है इसको क्या बोलते हैं? इंटरप्ट बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में किस टैब के तहत चार्ट विकल्प उपलब्ध है? डेटा, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि MS एक्सेल में चार्ट वाला जो ऑप्शन है वो इंसर्ट के अंदर देखा जाता है। तो MS एक्सेल ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे तो चार्ट अपीयर हो जाएंगे, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट देख सकते हैं। यहां पर इंसर्ट पर क्लिक करने पर टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच सर्वर प्रोटेक्ट वेब सर्वर फ्रॉम अटैक एंड कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बेनिफिट्स? कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है? कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? ऐसा कौन सा सर्वर है जो प्रोटेक्ट करता है वेब सर्वर से? किससे? अटैक से, और हमें परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्लोज्ड प्रॉक्सी, ओपन प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? आंसर है रिवर्स प्रॉक्सी। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सर्वर को एक्सटर्नल अटैक से, वायरस से, वॉर्म से, रैंसमवेयर से, किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करता है रिवर्स प्रॉक्सी। नेक्स्ट, डैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। डैश जैविक प्रणालियों के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान का एक अनुप्रयोग है, एक एप्लीकेशन है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें और बायोलॉजी को कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि आजकल जितने भी डिजीजेज हैं इनका जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसके लिए डिजिटल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो एक्सरे हो या कोई भी बड़ी बड़ी मशीन्स हो, यहां पर हो तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड bioinformatics. So the correct answer is this stream is called, this science is called bio plus informatics, that is called bioinformatics, जहां पर बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर साइंस प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग प्लस मैथ्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर है? वेरी गुड। डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमैटिकली सर्चेस वेब पेजेस फॉर सर्टेन कीवर्ड। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से और व्यवस्थित रूप से कुछ कीवर्ड्स के लिए वेब पेज खोजता है। तो वेब पेजेस में चीजों को सर्च करने का काम कौन करता है? ब्राउजर, सर्च इंजन, वेब क्रॉलर, वेब बॉट्स या रूट किट? करेक्ट आंसर होगा
वेब क्रॉलर, इसको वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, वेब क्रॉलर भी बोला जाता है। और सर्च इंजन में सर्च करने का काम, कीवर्ड्स को सर्च करने का काम किसका है? वेब क्रॉलर का होता है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इसको वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू सेंड, रिले और फॉरवर्ड मैसेजेस फ्रॉम अ मेल क्लाइंट एंड इज नॉट यूज्ड टू रिसीव द मैसेज। कह रहा है इसका इस्तेमाल सिर्फ मैसेज को सेंड करने के लिए किया जाता है, रिसीव करने के लिए नहीं। तो इसका नाम बताइए। इसका उपयोग है ना, इसका होगा, इसका उपयोग मेल क्लाइंट में संदेश भेजने, रिले करने या अग्रेषित करने के लिए किया जाता है, और संदेशों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते। हम लोग जानते हैं ईमेल में मैसेज को सेंड करने के लिए SMTP का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज द करेक्ट आंसर। जबकि IMAP और POP3 की मदद से मेल को रिसीव करते हैं। माइम की मदद से हम क्या करते हैं? अटैचमेंट को अटैच करते हैं, जैसे कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल, कोई इमेजेस, इसके लिए माइम प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। FTP का इस्तेमाल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेस होल्डर गिवन इन पावरपॉइंट स्लाइड बाय डिफॉल्ट? MS पावरपॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड में बाय डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर दिए गए? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर का मतलब क्या है। जो डॉटेड बॉक्स होता है पावर पॉइंट में, जहां हम टाइटल या टेक्स्ट को लिखते हैं, उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। और आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर पावर पॉइंट में 2 होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 2। सबसे ऊपर वाला टाइटल के लिए और नीचे वाला टेक्स्ट के लिए होता है। लिखा भी रहता है क्लिक टू ऐड टाइटल, और एक डॉटेड बॉक्स बना होता है, और दूसरे में लिखा रहता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। तो एक टाइटल के लिए प्लेस होल्डर और एक टेक्स्ट के लिए होता है, यानी बॉडी के लिए होता है प्लेस होल्डर। क्लियर है? तो 2 होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, among these name the computer used in third generation। इनमें से थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर का नाम बताइए। स्टार 1000, हनीवेल 6000, IBM 1401, PDP 11 या यूनिवैक? इसका आंसर काफी सारे कैंडिडेट्स गलत करके आए थे। थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स का नाम है हनीवेल 6000। तो इसका करेक्ट आंसर बनता हनीवेल। तब होता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत तेजी के साथ प्रोसेसिंग करता है, मल्टी प्रोसेसिंग करता है, फास्ट प्रोसेसिंग करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होकर काम करता है और बहुत फास्ट तरीके से काम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, which algorithm in a computer operating system uses paging for memory management? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी एल्गोरिथम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग का उपयोग करती है? पेजिंग क्या होता है? एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि रैम का साइज कम होता है, हार्ड डिस्क तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब रैम को लगता है कि अब हमें कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हार्ड डिस्क से कुछ मेमोरी उधार मांग लेती है, कुछ स्पेस उधार मांग लेती है। और यहां पर इस्तेमाल होता है पेजिंग के कॉन्सेप्ट का।
और यहीं पर इस्तेमाल होता है पेज रिप्लेसमेंट का। जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उसको ले लिया जाए, जिस पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, और इस टेक्निक को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, which of the following is not an application of the operating system? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन नहीं है? फाइल को मैनेज करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट, कनेक्टिंग प्यूपिल, कॉन्टेक्ट स्विचिंग या बफरिंग। फाइल को मैनेज करना ओएस करता है, प्रोसेस को भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी करता है और बफरिंग को मैनेज भी करता है, लेकिन कनेक्टिंग प्यूपिल, प्यूपिल को कनेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी योगदान नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज कनेक्टिंग प्यूपिल। नेक्स्ट, which of the following contains information about the sites you have visited or may even contain the credentials to access the site? निम्नलिखित में से किसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल्स भी शामिल हो सकते हैं? तो हमारे क्रेडेंशियल्स कहां पर स्टोर होते हैं? हमारी कंप्यूटर की इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर होती है? बिल्कुल सही, स्टोर होती है कुकीज में। सो द करेक्ट आंसर इज कुकीज या वेबसाइट कुकीज, जो कि एक टेक्स्ट फाइल होती है, सर्वर के द्वारा भेजी जाती है, क्लाइंट या ब्राउजर पर स्टोर की जाती है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, which is computer chip responsible for storing setting of computer system? CMOS का पूर्ण रूप क्या है? जो एक कंप्यूटर चिप है जो कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में CMOS की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। CMOS क्या है? CMOS एक बैटरी है, एक ऐसी बैटरी जो आपके कंप्यूटर के डेट और टाइम को मैनेज करती है, एक ऐसी बैटरी जो कंप्यूटर के बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसी बैटरी जो कंप्यूटर के सेटिंग्स को मैनेज करके रखती है, दैट इज कॉल्ड CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वॉज, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी? पास्कल, फॉक्सप्रो, फॉरट्रैन, कोबोल या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है यहां, बल्कि यह होना चाहिए कि कंप्यूटर की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसका करेक्ट आंसर है फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये क्वेश्चन भी सही है, पहली लैंग्वेज या पहली हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हाई लेवल लैंग्वेज ही पूछा जा रहा है ना। तो ऑप्शन के बेस्ड पर भी हम क्वेश्चन को जज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फॉरट्रैन। यहां पर फॉक्सप्रो फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल नहीं, है ना, यहां गलत दिया हुआ है। यहां करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? फॉरट्रैन होगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। एग्जाम में कई बार यह भी पूछा जाता है कि पहली साइंटिफिक लैंग्वेज का नाम बताइए, तो भी आंसर क्या होगा? फॉरट्रैन होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। फॉक्सप्रो क्या है? ये डेटाबेस को तैयार करने वाली लैंग्वेज है, जैसे MySQL है, ओरेकल है, वैसे ही डेटाबेस लैंग्वेज में आएगा आपका फॉक्सप्रो। यहां पर आंसर फॉक्सप्रो ना होकर क्या होगा? फॉरट्रैन होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ASCII वैल्यू ऑफ 65 इज, ASCII से भी क्वेश्चन बना है।
आस्की क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाया गया कोड दैट इज कॉल्ड आस्काई। और यहां पर 65 वैल्यू किसकी है? ए की है। तो आस्काई में ए का मतलब होता है क्या? 65। याद रखिएगा कि आस्काई 7 बिट का कोड होता है, ई आस्काई 8 बिट का कोड होता है। तो ये कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है? आस्काई रिप्रेजेंट करता है 2 की पावर 7 कैरेक्टर्स को, जबकि एक्सटेंडेड आस्काई जो कि आस्काई का बड़ा भाई है, ये 2 टू दी पावर 8 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, what does com stand in website address? https www.google.com वेबसाइट पते में कॉम क्या है? तो कॉम का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल। सो दी करेक्ट आंसर इज, किसी भी वेबसाइट में अगर कॉम लगा होगा तो इसका मतलब वो वेबसाइट एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। इन लगा होगा तो इंडिया की वेबसाइट है, जीओवी लगा होगा तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ईडीयू लगा होगा तो एजुकेशन लेवल की वेबसाइट है। तो ये सब क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो वेबसाइट किस नेचर की है। नेक्स्ट, मिस अनीता, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मिस अनीता इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर। मिस्टर अनीता, मिस अनीता जो हैं वो बहुत एक्साइटेड है एक नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड, जो कि मुफ्त में डाउनलोड हो सकता है। बट शी कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज दी सोर्स कोड। लेकिन मिस अनीता उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को बदल नहीं सकती। तो पूछा जा रहा है कि अनीता जी क्या इस्तेमाल कर रही हैं, किस नेचर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं? मिस अनीता एक नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए उत्साहित हैं जो डाउनलोड करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन वह सोर्स कोड को संशोधित या बदल नहीं सकती। अनीता उपयोग कर रही हैं क्या? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, फर्मवेयर, लाइववेयर या मेलवेयर? करेक्ट आंसर होगा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ओपन सोर्स मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है लेकिन उसमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकता है, उसके सोर्स कोड में बदलाव भी हो सकता है, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, है ना, ये सब ओपन सोर्स नेचर के हैं। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर मतलब रोम में या फिर आप कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस जो कि बदल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड firmware. The instructions which is written in read only memory that cannot be changed is called firmware. लाइववेयर क्या होता है? लाइववेयर मतलब वो लोग, वो इंजीनियर्स जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लाइववेयर बोलते हैं। मैलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है? मैलवेयर्स हैं। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल आर अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ केबल used in computer networking. Cat6 cable color standards are blue, yellow, white, gray and red. What is the sixth color used for? कह रहा है ईथरनेट केबल कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग की जाने वाली एक बहुत ही सामान्य प्रकार की केबल है। अगर आप लैन केबल मार्केट में लेने जाते हैं तो वो आपको कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट का मतलब यहाँ पर कैटेगरी से है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको मिलेंगी, जहां पर आपको इसके जो कलर होंगे, जो कलर स्टैंडर्ड्स हैं, वो ब्लू, येलो, व्हाइट, ग्रे और रेड है। एक और कलर का स्टैंडर्ड यहां पर है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक कलर। तो आपको याद रखना है कि ये 6 कलर्स में अवेलेबल है और ये कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, येलो, व्हाइट, ग्रे, रेड और ब्लैक। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लैक। इन सभी कलर की जो केबल्स में जो कलर हैं अलग अलग चीज के, वो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लू कलर
नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है। येलो और व्हाइट कलर वायर्ड सिक्योरिटी कैमरे का काम करता है। ग्रे कलर इंटरकनेक्शन और जंपर का इस्तेमाल करता है। ब्लैक कलर का इस्तेमाल क्या होता है, इक्विपमेंट, पेरिफेरल्स या वर्क स्टेशंस नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, जैसे हब, राउटर, ब्रिज, है ना, इन सबको कनेक्ट करने के लिए। रेड जो आपकी कलर वाली जो केबल है, इसका यूज क्या है, वीओआईपी फोन सिस्टम, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी स्पीड को मैनेज करती है। ये वीओआईपी कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। तो ये है रेड कलर वाली केबल। तो अलग अलग कलर की केबल्स होती हैं जिनका काम भी नेटवर्क में अलग अलग देखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई द डेट फॉर्मेट विद द डे, मंथ, ईयर इन एक्सेल? एक्सेल में दिनांक, माह और वर्ष के साथ दिनांक प्रारूप को लागू करने के लिए जो शॉर्टकट की है, उसका क्या शॉर्टकट है? ऐसी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में जो डेट फॉर्मेट को बताती है वो है कंट्रोल शिफ्ट हैश। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट हैश, जो डेट के फॉर्मेट को शो करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, which among these is not a number system, which among these is not a number system? कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है। हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, है ना, ये सब हमारे नंबर सिस्टम है। लेकिन कैशे क्या है, मेमोरी है। सो दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नंबर सिस्टम। वेरी इजी। In MS Excel, to insert a sum formula in a cell, we must, MS Excel में एक सेल में एक योग सूत्र डालने के लिए हमें डैश होना चाहिए। कह रहा है एक्सेल में अगर हमें सम करना है तो कौन सी ऐसी फंक्शन या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे सम करने के लिए? इक्वल्स टू का यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, A1 कॉलन A2, यानी कॉलन का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। और किस तरीके से, A1 कॉलन A2, फिर हम सम कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये बिल्कुल सही तरीका है सम करने का। नेक्स्ट, बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी? बिटकॉइन किस तकनीक का उपयोग करता है? बिटकॉइन क्या है? हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। और ऐसी करेंसीज को जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज किया जाता है वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस या ब्लॉकचेन? बिल्कुल सही। इसकी स्पीड, इसके लिए जो वॉलेट बनाया गया, इसके लिए जो स्पीड मेंटेन की गई, इसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। सो द करेक्ट आंसर इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जहां पर आप देख सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे में पैकेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है एक टनल के थ्रू, जिससे कि कोई भी ये ना पता लगा पाए कि ट्रांजैक्शन किस सोर्स से हुआ और किस डेस्टिनेशन पर गया। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, पोकेमॉन गो इज अ गेम विच यूजेस? पोकेमॉन गो एक गेम है जो उपयोग करता है i10 प्रोसेसर का, मिक्स्ड रियलिटी, कंसोल, ऑगमेंटेड रियलिटी या नन ऑफ दिस। कुछ समय पहले बहुत फेमस ये गेम हुआ करता था जिसमें कई लोग शिकार हुए। पोकेमॉन गो एक ऐसा गेम जो ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस्ड था। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब एक तरीके की वर्चुअल रियलिटी, वीआर, एआर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्या है? एक वर्चुअल दुनिया है ना, एक वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, जहां पर गेम खेलने वाले को लगता है कि मैं उसी जगह पर आ चुका हूं जहां पर वो चल रहा है। जबकि ऐसा उसको फील होता है ना, ऐसा उसको क्या लगता है सिर्फ क्योंकि वो डिजिटल दुनिया में घूम रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। जैसे मेटा का कॉन्सेप्ट है, फेसबुक ने भी कहा कि अपने जो नाम है हमारा
वो फेसबुक ना होकर मेटावर्स होगा। तो मेटावर्स भी क्या है? बियॉन्ड द यूनिवर्स, एक वर्चुअल यूनिवर्स, एक ऑगमेंटेड यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA? कंप्यूटर में ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन वर्कशीट? वर्कशीट में कुल कितने हाइपरलिंक्स हो सकते हैं? हाइपरलिंक बोले या लिंक बोले एक ही बात है। हाइपरलिंक होता क्या है? जब हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाए, ऐसे लिंक को हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। तो कह रहा है कि वर्कशीट यानी MS एक्सेल में टोटल कितने हाइपरलिंक लगाए जा सकते हैं? हाइपरलिंक को लगाने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज होता है। और कितने हाइपरलिंक लगाए जा सकते हैं? आंसर है 65,530, 65,530 हाइपरलिंक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS एक्सेल 2019? MS एक्सेल 2019 में सम फॉर्मूले के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अगर हमें सम करना है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट की भी है ना। वो की क्या है? Ctrl=Alt=Alt+S, Ctrl+Alt=, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा Alt+=। इसके थ्रू हम सम कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। सम करने की शॉर्टकट की किसी भी वर्जन में पूछी जाए, आंसर क्या होगा? ऑल्ट के साथ =, MS एक्सेल में शो या हाइड ग्रिड लाइन ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू इन MS एक्सेल 2019। MS एक्सेल 2019 में डैश मेन्यू में शो या हाइड ग्रिड लाइन विकल्प उपलब्ध है। तो एक्सेल शीट में ग्रिड लाइन को देखने के लिए या छुपाने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्या है? पेज लेआउट, डेटा, इंसर्ट, फॉर्मेट, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है पेज लेआउट। पेज लेआउट में ही आपको दिखाई देता है क्या? ग्रिड लाइन का ऑप्शन, जहां पर जाके आप इसको टिक कर सकते हैं या इसके टिक को हटाकर इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो एक्सेल में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, ग्रिड लाइंस पर जाएंगे या ग्रिड लेआउट पे जाएंगे, और फिर हम इसको व्यू कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। वेरी गुड। डैश कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन सच एज फॉन्ट, कलर, लोगोज, डिजाइन्स, etc। डैश आपकी संपूर्ण प्रस्तुति जैसे फोटो, रंग, लोगो, डिजाइन आदि के रूपों को नियंत्रित करता है, आदि के रूप को नियंत्रित करता है। क्या बोलते हैं? तो मुझे सोच के ये बताइए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फॉन्ट, कलर, लोगो और डिजाइन, इसको कौन मैनेज करेगा? स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? ऐसा कौन सा व्यू है? तो करेक्ट आंसर होगा स्लाइड मास्टर व्यू। जो भी हम स्लाइड मास्टर में लगा देंगे वो सभी प्रेजेंटेशन पर लगकर आ जाएगा। सो दी करेक्ट आंसर इज स्लाइड मास्टर व्यू। क्लियर है? 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन है शेष, और ये क्वेश्चन बहुत है विशेष। आइए देखते हैं। The keyboard shortcut for inserting a hyperlink on a selected object in PowerPoint। PowerPoint में चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? शिफ्ट के, कंट्रोल के, शिफ्ट H, कंट्रोल H, या नन ऑफ दीज? अभी हमने आपको बताया था कि हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+K फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। MS वर्ड हो या एक्सेल, पावर पॉइंट हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की नहीं बदलेगी। सभी के लिए आंसर क्या होगा? Ctrl+K होगा। नेक्स्ट, a dash in window is a small portion
of the GUI that displays while browsing the web। एक डैश विंडो GUI का एक छोटा सा हिस्सा है जो वेब ब्राउज करते समय प्रदर्शित होता है। टास्क बार, पेन, पॉपअप, ब्राउजर या ऑल ऑफ दीज। तो एक छोटा सा पोर्शन है, जब हम ब्राउजिंग करते हैं तो वो एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड स्मॉल बॉक्स टाइप, दैट इज कॉल्ड पॉपअप। क्लियर है? एक पॉपअप आ जाती है, जैसे कई बार आप कुछ काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे, तो एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, या फिर कोई एक मैनुअल आपके सामने पॉपअप के मैनर में आ जाता है, या कभी कभी ये आ जाता है कि इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को परचेज करिए या ये एक्सपायर होने वाला है, तो इसका एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, which layer responsible to detect and correct error occur in the physical layer। भौतिक परत में होने वाली त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? OSI मॉडल से ये क्वेश्चन आता हुआ, और OSI मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जो एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करती है? बिल्कुल सही, दैट इज सेकेंड लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विच एंड ब्रिज। दो तरीके की डिवाइसेस यहां पर यूज होती हैं, स्विच और ब्रिज, और ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है मैक एड्रेस के लिए, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल है डेटा को बिना एरर के फ्लो करने के लिए, कि कोई भी एरर डेटा में नहीं होने देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, लेवल समझ में आया होगा एग्जाम का कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय कम होता है और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, एग्जाम का फीवर होता है। इस समय भले ही आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हो सकता है आपको ये डुएबल लग रहे हो, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आप जल्दी करने के चक्कर में वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जो आपको आते होते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले आपको कम से कम कंप्यूटर 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करनी है। पहली बार पढ़ना है, समझना है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अगर आप कई बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, और बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े आप उसके आंसर को बिल्कुल सटीक दे देंगे, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपने कई कई बार उसका रिवीजन किया हुआ है। बस यही रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। बताइए, विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? जब हम कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं, कोई डेस्कटॉप खरीदते हैं, कोई पीसी खरीदते हैं, तो यहां पर हमको ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट मिलता है। क्या है ये? MS वर्ड, MS पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड या ऑल ऑफ दीज? वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? लाइक करके बताइएगा। 40 क्वेश्चन को अरेंज करना उन्हीं ऑप्शंस के साथ इतना आसान नहीं था, लेकिन आपके लिए भी तो आसान नहीं होता है पढ़ना, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते हैं। तो टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन दिखाए जाएं जो कि वाकई में एग्जाम में पूछे गए। मेहनत तो लगी है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना, क्योंकि आपकी मेहनत के सामने हमारी मेहनत कुछ भी नहीं। जब हम दोनों की मेहनत यहां पर मिलेगी, सिलेक्शन तो आपका तभी होगा। यस, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। अगर कंप्यूटर में आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, क्वेश्चन का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो क्या करेंगे, ऐसा आपके मन में चल रहा है? और देखिए, जीए और कंप्यूटर यही दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, जहां पर आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि बाकी में तो टाइम का खेल होता है।
एक जियो और कंप्यूटर को ही टफ करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार बढ़िया तरीके से कंप्यूटर को पढ़ लिया जाए तो आप कोर्स से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, कोर्स से कनेक्ट होइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस पेपर को जरूर शेयर करिएगा ताकि ये हर किसी को पहुंच जाए और हर कोई ये देख ले कि एग्जाम का पैटर्न कंप्यूटर में किस लेवल का आता है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस।